आदिवासी समन्वय मंच भारत एवं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित मंचासीन हैं हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सम्माननीय श्री अरविंद नेताम जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग सम्माननीय श्री नंद कुमार साहे जी, उपाध्यक्ष आदिवासी मामलों की स्थायी समिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्माननीय श्री फूलमान चौधरी जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक मध्य प्रदेश शासन श्री ओमकार सिंह मरकाम जी, अध्यक्ष आदिवासी समन्वय मंच भारत श्री स्टेलिन इनगति जी, श्री राजकुमार राउत जी, माननीय विधायक डूंगरपुर राजस्थान। हमारे बीच में अनीता सोलंकी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी परिषद एकता परिषद के श्री डोंगर भाऊ बागुल जी। हमारे बीच में राष्ट्रीय समन्वय आदिवासी समन्वय मंच सम्माननीय श्री अशोक चौधरी जी, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सर्व आदिवासी समाज के श्री भगवान सिंह रावटे जी, समन्वय आदिवासी समन्वय मंच दक्षिण क्षेत्र भारत सम्माननीय श्री बी मुथाई जी, और यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों एवं आदिवासी समन्वय मंच भारत एवं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आमंत्रित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर की इस राजधानी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हालांकि ये 2 दिन का एक सम्मेलन था, सोचा भी था कि हम एक बड़े विशाल तौर पर यहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो, और बहुत बड़ी संख्या में मैं जानती हूँ कि सम्मेलन में देश भर के हमारे सभी भाई बहन उपस्थित होते हैं और एक दूसरे की अपनी संस्कृति, अपने आचार, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कई विषयों के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ये मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था पिछले 2020 में, जब मैं पालघर महाराष्ट्र में गई थी। वहाँ करीब लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों की मुझे जानकारी भी मिली। और जब मैं माननीय अशोक चौधरी जी और यहाँ के सर्व आदिवासी समाज के रावटे जी, भाई विक्रम जी, जब ये लोग मिलने आए कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि बिल्कुल करो, और जो भी व्यवस्था हो, जो आप लोगों की आवश्यकता होगी, जो भी सहयोग होगा, मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगी। और आज इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी 2 दिन से लगातार इतनी बारिश हो रही है, फिर भी आपने अपना जो संकल्प लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके बावजूद भी बहुत सारी परिस्थितियां आई भी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भी
यहाँ लोग मौजूद हैं। आज मुझे इस सम्मेलन में शामिल होना अपने आप को बहुत सुखद महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज के सांस्कृतिक सामाजिक विकास और जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक होते हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों एवं इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बधाई भी है। सबसे पहले मैं आज के इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं हमारे आदिवासी समाज के माटी पुत्र, क्रांतिवीर, श्रद्धेय शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडा दुर्ग, बिरसा मुंडा जी और रानी दुर्गावती जी, ऐसे बहुत महान विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। जनजातियों का इतिहास का महत्व, आदिवासी शब्द में ही अर्थ निहित है कि ये लोग उस स्थान विशेष के मूल निवासी हैं। इसी आदिवासी समुदाय ने प्रकृति के साथ रहते हुए आदिकाल से लगातार अपने परिवेश की देखभाल कर उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया है। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर एक संतुलित जीवन यापन कर रहे हैं। इसके संदर्भ में विस्तार से माननीय अशोक चौधरी जी ने प्रकाश डाला है कि हमारा ये आदिवासी भाई पूरे देश में, मैं जानती हूँ, मैंने देश में जाकर हर प्रदेश का दौरा किया, बहुत करीब से मैंने आदिवासी समाज की वो तकलीफों को भी देखा है। कितना उसका स्वभाव कितना सहज होता है, कितना सरल होता है, किस तरह से वो थोड़े से भी उसमें अपनी जिंदगी, अपना पूरा परिवार को पालन पोषण करता है, लेकिन कभी वो दुखी नहीं होता है, सहज सरल और निश्चल होता है। वे अपनी बसावट में रीति रिवाज और मान्यताओं के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। ये भी बात को मुझे महसूस हुआ कि और यही उनके स्वभाव का भी परिणाम ये हुआ कि देश की आजादी होने के बावजूद भी संविधान में हमारे देश के आदिवासी वर्ग के लिए इतने प्रावधान किए गए, इतने कानून बनाए गए, और उसके बाद भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों नहीं हमारा आदिवासी समाज का जैसा विकास होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाया। आज भी वो मुख्य मूलभूत समस्या से आज भी वो संघर्ष कर रहा है, उसको अपना अधिकार भी नहीं मिल रहा है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं देश भर में, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में जितना भी मिल सका है तो शायद उन संस्थाओं के लाखों कार्यकर्ताओं के बल पर मिला है, उनके अधिकारों को। और आप मुझसे बोल रहे थे कि संविधान में 6वीं और 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, पेशा कानून उसमें लागू किया गया, लेकिन तमाम सारा अधिकार तो अनुसूचित क्षेत्र में, एक अनुसूचित क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता के साथ हमारा खुद वहां पर रहने वाला हमारा आदिवासी भाई को पूरी तरह से उसकी जीवन शैली को, वो तमाम सारी चीजों को अपने खुद जल, जंगल और जमीन, ये आदिवासी की मुख्य धारा है और मूल समस्या भी है और उसका जीवन का एक अंग भी है। और इसीलिए जंगल में, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाला, ये शेड्यूल एरिया में जो आइडेंटिफाई किया गया संविधान में,
कि वो लोगों की अपनी स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता के साथ उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी जीवन की शैली, वो सारी चीजों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। और उसके लिए पैसा कानून भी बनाया गया। उस पैसा कानून में यह प्रावधान रखा गया कि जो भी निर्णय ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, और ग्राम सभा को वो सारे अधिकार दिए गए हैं, वो सारे लोग उस ग्राम सभा के निर्णय के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होगा। विकास या डेवलपमेंट या जो भी कुछ, जैसा कि चौधरी जी ने बताया, वो मालिक है। और आज कई बार हमने देखा कि नियम कानून प्रक्रिया में थोड़े कुछ संक्षिप्त में, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको मालूम होगा कि इन सब चीजों के लिए शेड्यूल एरिया 5 और 6, इन तमाम चीजों का अधिकार इस देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया। अगर कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में अगर शामिल किया जाए, करना चाहे, तो अगर सरकार राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति से अनुमोदन होकर वो एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है। कोई भी नियम केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, अगर राज्यपाल अगर चाहेंगे उस राज्य में, उस क्षेत्र में शेड्यूल एरिया के लिए कोई विधि सम्मत अगर कोई नियम कानून बनाने की अगर होगी, तो वो राज्यपाल के ही अनुमति से ही बनाया जा सकता है। और अगर रोका भी जा सकता है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं कि जो हमारे आदिवासी के संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, तो राज्यपाल का अधिकार होता है कि उन क्षेत्रों में भी उसको वहां से रोकने का पूरा अधिकार है। इसी तरह से शेड्यूल एरिया में आपकी जानकारी में बता दूं, देश के हिंदुस्तान के अंदर उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्र के गांव या ग्राम पंचायत को आप नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम नहीं बना सकते जब तक कि उसका अनुमोदन गवर्नर की सहमति न हो। लेकिन मैंने ये बात को महसूस किया कि अनेक प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे अनेक राज्यों में बगैर उसके गवर्नर के भी अनुमति से, हालांकि आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट ने तो ये रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं, शेड्यूल एरिया में नगर पंचायत, नगर पालिका नहीं बना सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 80 ग्राम पंचायत को 34 नगर पालिका बना दिया गया, जिससे उनके अधिकार खत्म हो गए। अब पैसा कानून लागू है, वहां नगर पालिका अधिनियम कैसे लागू हो सकता है? उन्हें पूरा अधिकार दिया है, उनके राइट, उनकी प्रॉपर्टी और तमाम जितनी मिलने वाली सारी सुविधा उनसे अलग हो गई, आरक्षण खत्म हो गया। मैंने इस संबंध में चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री शासन प्रशासन को, ये राइट है, अगर मैं चाहूं तो इसको अभी भी निरस्त कर सकती हूँ, आप इस पर विचार करिए ताकि उसको वो अधिकार मिल सके। और उस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी चर्चा किया कि आज उनके अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकारों का इस तरह से उनके साथ किया जा रहा है। मैंने खुले तौर पर जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस समाज की मैंने समस्या देखी, उसके लिए मेरी प्राथमिकता, प्रमुखता मेरे समाज के लिए होगी, इसमें मुझे किसी भी प्रकार की चिंता। और वो बात को रखी कि पैसा कानून तो बने हैं, लेकिन उसके नियम नहीं बने, ये बात भी मैंने उठाया था उनको। और कई, चाहे उत्तर प्रदेश की मामले की समस्या हो, चाहे झारखंड की हो, उड़ीसा की, अनेक, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी, तो ये तमाम बिंदु मेरे सामने आते थे और मुझे बड़ा दुख भी होता था कि क्यों नहीं इनके अधिकारों का आज भी वो लोग इसी तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं लोगों को 50 सालों से जिनकी जमीन ली गई उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, भूमि अधिग्रहण तो कर ली,
लेकिन आज तक उनको 1 इंच भी जमीन नहीं, कई नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ना जाने कितने लोग ऐसे देश के अंदर इस पीड़ा से जूझ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने इस बात को फिर जैसे चौधरी जी ने कहा, निर्देश हुआ, 6 राज्यों में रूल्स बने हैं पैसा कानून के, लेकिन छत्तीसगढ़ और भी अन्य प्रदेशों में नहीं बना। फिर यहाँ मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर मार्च तक, अप्रैल तक, तो यहाँ पर तो कैबिनेट ने और टीएससी की बैठक में पास कर लिया, नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन कुछ चीजें इसमें कुछ कमियां भी हुई है, हम जानते हैं। उन संशोधनों को मैं ध्यान मैंने दिया है, मेरे पास कुछ सुझाव भी हुआ। एक बात और देख लीजिए, मैं सारे यहाँ पे समाज के संगठन के लोग भी हैं, जुड़े हुए हैं। पेशा कानून में आपका बहुत स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान है, आप जान लीजिए, 1964 का हो वन संबंधी नियम बने हैं, चाहे 1980 का हो या 1927 का। जब 2006 में वन अधिकार अधिनियम कानून बना, तब ये सारे कानून अपने आप में विलुप्त हो जाते हैं। वहां पर फॉरेस्ट राइट में पूरा अधिकार जो है वो हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत जो निर्णय होगा उसी के आधार पर वहां संचालित होगा। आप सुन लीजिए, 1964 का जो लघु वन उपज के तहत आज तेंदुपत्ता और तमाम चीजों का जो एक राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय कीमत का मूल्य निर्धारण भी हमारी ग्राम सभा की सहमति से होगा। क्रय और विक्रय, चाहे वो तेंदुपत्ता हो या जो भी वन उपज से संबंधित हो, लेकिन इसका सरकारीकरण तेंदुपत्ता के साथ भी आपको नहीं मालूम है, ये सरकारी तंत्र पूरा कमाया हुआ उस आदिवासियों का बैंक में पैसा जमा कर देते, कितना पैसा, बहुत सारी चीजें। तो ये जो चीजों का आपको अध्ययन करके और अपने अपने राज्यों में भी देखिए कि इन्होंने अपने ढंग से 2006 का वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत उनका कम्युनिटी राइट का जो उनकी पट्टा से लेकर जो भी कुछ है ग्राम सभा के माध्यम से, भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम जो जितना भी कुछ प्रावधान जो दिया है, वो ग्राम सभा ही प्रमुख होगा वहां के डेवलपमेंट, विकास और उसकी सारी चीजों का निर्णय करने का। और इसको हमारा प्रशासन तंत्र अपने ढंग से उसका इंटरप्रेटर करके और कानून का रूल्स लगाकर और बहुत सारी चीजों का आज भी आपके साथ वो न्याय नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजों का आपका ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बात, खैर ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपकी ओर बताना चाह रही थी। विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक बात और बता दूं कि जो आपकी जो शक्ति है, ताकत है, जो लंबे समय से आप हर अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी आवाज को उठाते हैं और उसका निश्चित रूप से प्रशासन और शासन का ध्यान भी जाता है। और उसके लिए जो संगठन के हमारे जो यहाँ भी सर्व आदिवासी समाज के हमारे भाई लोग हैं और आपका आदिवासी समन्वय मंच जो विभिन्न विषयों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करता है, और उस दिशा में मैंने हमेशा समय उनका कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ में हूँ और आपके हर संघर्ष के साथ में मैं रहूंगी, चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपकी आवाज को जरूर रखूंगी। और इस बात को लेकर मैंने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी कहा था, जो भी आपकी देश की बहुत सारी इशू थे और देख उनको महसूस हुआ कि आज भी 12 करोड़ हमारी देश की जनजातियां, 600 के लगभग विभिन्न जनजातियां के अपने सारी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज अलग है, सबकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का क्या हुआ। और यही वजह है कि आजादी के बाद पहली बार मुझे लगता है कि देश के कोने कोने से ये बात उठी थी
कि इस देश में आजादी के बाद कोई देश का राष्ट्रपति आदिवासी समाज का नहीं हुआ है, इसलिए आदिवासी समाज का राष्ट्रपति होना चाहिए। और मैं समझती हूं कि आपकी आवाज में, आपकी एकता में पहली बार देश का राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज को हुआ, और शायद पहली बार राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल भी पहली बार। हमारे 3 राज्यपाल हुए हैं। मैडम मुर्मू तो थी, मेरे साथ में वो काम किया। मंगू भाई पटेल गुजरात के, वो भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, और मैं छत्तीसगढ़ के रूप में आज आपके सामने हूँ। पहली बार जब मैं राष्ट्रपति मैडम के पास मिलने गई, उन्हें बधाई देने गई, हालांकि वो मेरी पुरानी साथी है, हमने मिलकर राज्यपाल के रूप में आदिवासी विषय के ऊपर काफी मीटिंगें की, काफी डिस्कशन किया। और पिछले 2020 में जब राष्ट्रपति भवन में एक राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था, तो कई विषय को, बिंदु को लेकर हमने पूरा डिस्कशन करके राष्ट्रपति जी को सौंपा था। तो उसके बाद कोरोना का कार्यकाल आया, बहुत सारे सुझाव थे उसमें हमने दिया कि आज पीएससी तो बनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी, आदिवासी सलाहकार कमेटी। आज वो कमेटी की मीटिंगें नहीं होती है, पूरे ट्राइबल के डेवलपमेंट और विकास को लेकर ही इतना बड़ा संवैधानिक तौर पर ये प्रावधान किया गया है, और उसकी नियुक्ति, उसके सारे नियम गवर्नर के द्वारा ही उस कमेटी का गठन किया जाता है। लेकिन उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है शासन प्रशासन में। ऐसे बहुत सारे इशू शेड्यूल एरिया के संबंध में आज भी बहुत सारे आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने लोगों को क्या फायदा मिला है, किस स्थिति में है, उसको भी एक संकलन करने की व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे इशू है। तब फिर मैं इस बार मैंने कहा आपको बहुत बधाई, पूरे देश के आदिवासियों की निगाह इनका अपेक्षा आपके ऊपर बनी हुई है। और मैं चाहूंगी जिन इशू और जिन बिंदुओं में हमने चर्चा की है पिछले वर्षों में, उसका आप क्रियान्वयन जरूर करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो उन्होंने मुझे कहा हम सब मिलकर आदिवासी समाज के लिए और वो सारे काम करेंगे। तो मुझे विश्वास भी है कि वो जरूर, क्योंकि आदिवासियों का संरक्षक देश का राष्ट्रपति होता है और राज्यों का राज्यपाल होता है। और इस दिशा में मुझे चौधरी जी आपने सुझाव दिया, ये बहुत अच्छा सुझाव है कि हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देश के ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ट्राइबल समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं, कुछ अच्छी नीति निर्धारण और कुछ इस तरह की बात करते हैं। कभी ऐसा मौका आएगा तो निश्चित रूप से आपका प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं स्वयं राष्ट्रपति के पास चलूंगी और आप लोगों की चर्चा को प्रधानमंत्री, क्योंकि ये सब चीजों को मैं अच्छी तरह से समझती हूं। आज इस मौके पर मैं ये बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन योगदान दिए हमारे समाज के लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ के लेकर जो हमारे समाज के और कुछ इस तरह के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें जनजाति समुदाय के हजारों महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार के विरुद्ध संग्राम का बिगुल फूका। छत्तीसगढ़ के जो हैं वीर गुंडाधुर शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, और आपके झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा, और ऐसे टंट्या भील, रघुनाथ साह, मतलब ना जाने हर प्रदेशों में। तो मैं समझती हूँ कि आदिवासी समाज से यही मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो गुमनामी में चले गए हैं, लोग उनको जानते नहीं हैं। आप लोग भी इस तरह के ऐसे लोगों को आप चिन्हित करिए और उनके नाम से अपने गांव में
एक ऐसी स्मारक बनाए कि आने वाली पीढ़ी जो है उनको याद रखे और उनके मार्गदर्शन में चले हुए कि किस तरह से उस समय के अभाव में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और आजादी दिलाई। तो आज का हमारा युवा वर्ग से मेरा यही आग्रह है कि आप में वो शक्ति है, वो ताकत है, एक समाज को एक दशा और दिशा बदलने की ताकत आप में है। जैसे बिरसा मुंडा भगवान ने पूरे वहां के राज्य के लिए, देश के लिए, आदिवासियों की समस्याओं के लिए आंदोलन किया, उन्हें हक दिलाया। रानी दुर्गावती जी ने उनके लिए किस तरह का, उनकी जमीन से लेकर, उनकी लगान से लेकर, कृषि के क्षेत्र में ना जाने क्या क्या, तो उनके जीवनियों के बारे में भी हमें उनको लोगों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं। इसका भी हम संगठन से मैं आग्रह करना चाहूंगी। और एक बात ये भी है, यह हमारे गर्व की बात भी है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को एक जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। ये हमारे जनजाति समाज के लिए गौरवशाली इतिहास को सम्मान मिला है। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों की भाषा, बोली, नृत्य, खान पान, रहन सहन, कला व संस्कृति की अपनी विशिष्टता है। इसे लुप्त होने से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। जनजातियों की आस्था और मान्यताओं का सम्मान होने के साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मैं जनजाति समाज के प्रबुद्ध जनों से आग्रह करती हूँ कि वे समुदाय के लोगों के समग्र विकास तथा उत्थान में अपनी भूमिका निभाए। समाज में समानता की जो परिकल्पना की गई है उसे साकार करने के लिए समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस छत्तीसगढ़ में हमारे देश के कोने कोने से हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अभी मैं आसाम का, हमारी बहनों ने बहुत सुंदर नृत्य किया। देखिए, ये जो हमारी संस्कृति है, इतनी बिल्कुल एक प्राकृतिक रूप से जो त्योहार, तीज त्योहार हम मनाते हैं, कि इतना आनंद शायद मुझे समाज में, देश में, किसी और समाज में देखने को नहीं मिलता। हमारा समाज जो है एक सीमित मात्रा में भी इतना आनंदित, और बच्चे, हमारी बहनें, भाई लोग इसी आनंद के साथ अपनी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतन मनन करना चाहिए कि वो भी चाहे कि आपके भी बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छे पद पर पहुंचे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित रूप से हमारे अपने जो हमारे पूरे समाज के सामाजिक संगठन है, प्रबुद्ध वर्ग है, उन सब से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब संगठित होकर अगर किसी चीज के विषय में हम अपनी बात का ध्यान आकर्षण सरकार या प्रशासन को करेंगे तो एक न एक दिन जरूर उसका समाधान होकर रहेगा। हालांकि मैं कल भी आने की मेरी इच्छा थी, लेकिन थोड़ा सा मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई। आज ही मैंने थोड़ा सा ठीक लगा, मगर मेरे को हमेशा ये लगता था भाई विक्रम चौधरी जी, नागवंशी जी और जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं नेताम जी, इस समय समय पर पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक जी जब आए थे तो मैं उनको भी मैंने कहा था कि ये सारे इशू के ऊपर आप चिंतन कर लीजिए और जो भी निष्कर्ष आएगा आप मेरे पास लाइएगा और उस पर हम केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा किस तरह से उनके सामने अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इसमें जो भी मेरी मदद होगी तो मैं जरूर उस पर आपका सहयोग करते हुए ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगी। तो ये 2 दिन का जो निष्कर्ष होगा, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपका ये 2 दिन का सम्मेलन बहुत सफल हो और जो मेरे दूसरे अन्य प्रदेशों से आए भाई बहनों को कोई तकलीफ अगर हुई होगी, किसी तरह की असुविधा होगी, इस तरह की उसके
उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी कोई भी मेरे लायक आपके राज्यों की अगर किसी क्या हाँ कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन भी दिया है, ये तो बहुत बड़ी मांग है। एक कोरकू आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति आदिवासी का दर्जा देने बाबत ये आसाम राज्य में विस्थापित, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार के द्वारा इसका सर्वे करके और बहुत सारी लोगों से रिकमेंडेशन होकर सरकार के तरफ से केंद्र सरकार को जाता है, तो उसके बाद ही उस पर निर्णय होता है। यहाँ भी बहुत सारी समस्या है। आज भी 45 लाख लोग मात्रात्मक त्रुटि से आज जिन्हें जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल एक मात्रा के कारण। उसको लेकर भी मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी अनेक समस्या है, अब विस्तार से तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, इसको अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कराना अगर चाहते हैं तो वहाँ के राज्यपाल से ये परामर्श लेकर वहाँ की सरकार सीधे राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव भेजेगी। तो ये भी ग्राम सभा के माध्यम से पैसा कानून में ये अधिकार आपको दिए गए हैं, इसका भी। और ये तमाम चीजों के बारे में मैं एक समझती हूँ, सबको जानकारी होना चाहिए कि पैसा कानून क्या है। हमने अभी पैसा कानून का नियम तो बना दिया है। मैंने अधिकारियों को भी कहा, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ के गवर्नर साहब ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन किया है, और उसी आधार पर भी छत्तीसगढ़ में हो और हमारे लोगों को ग्राम पंचायत तक उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। आज अधिकार तो मिल जाते हैं, लोग अंगूठा लगा के और वो पूरी कार्रवाई कर देते हैं। भूमि अधिग्रहण की बात हो, सबकी सहमति तो होती नहीं है, बाद में उनको जबरन साइन करके और फिर बोलते हैं कि इन्होंने तो हम सबकी सहमति हो गई, और ऐसे कई लोग फिर लड़ते रहते हैं। तो ये परिस्थितियां ना आए, और ऐसी स्थिति में हमें भी सामाजिक रूप से भी हमारे क्या अधिकार है। आदिवासियों के लिए वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट है, एट्रोसिटी का है, अनुसूचित जाति अत्याचार के अंतर्गत जनजाति अत्याचार के साथ क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो गवर्नमेंट सर्विस में रहने वाले उनके लिए बैकलॉग है, प्रमोशन है, बहुत सारी चीजों के उनके साथ अन्याय होता है, जस्टिस होता है, कहाँ जाए। मैं और साहिब जी जब अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष थी, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में हमने देखा कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी के रूप में जो हमारे वर्ग के समाज के लोग होते हैं, या तो लूप लाइन में कर दिया जाता है, वर्षों से उसका प्रमोशन नहीं हुआ जाता था। तब हमने उनके लिए न्याय दिलाने का प्रयास किया। कई जगह की ऐसी अनेक समस्या, ये सारे प्रावधान है, संविधान में दिया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उसकी भी जानकारी से पूरे समाज को जागरूक करने की जरूरत है। आपने मेरा इतना आत्मीयता भरा स्वागत किया, सम्मान किया, आप सबको मैं और संस्था के हमारे आदिवासी समन्वय मंच भारत और आदिवासी सर्व आदिवासी समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और आप सबको भी मैं भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ कि आप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़कर समाज को, इस सशक्त समाज और सशक्त हमारा आदिवासी भाई बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी, आपका अंतर्मन का ये बात से आज समाज